गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं कल हम लोगों ने काफ़ी कुछ जिक्र किया था वॉइस का। व्हाट इज़ वॉइस? वी टोल्ड वी न्यू दैट वॉइस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फॉर्म है, मीन्स इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, कहने का एक सलीका। व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब इज़ वर्बम। वर्बम मीन्स लिटरली इट मीन्स अ वर्ड, yet it also sounds that whatever we say is verbum. So saying is verbum. वो कल हमने देखा था, इसके कुछ रूल्स देखे थे, जो भी कन्वर्जन करना था उसके कुछ रूल्स देखे थे, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना था। हमने टेंसेस को देखा, हमने बी की फॉर्म्स को देखा, हमने वॉइस के डेफिनेशन को देखा, एक्टिव पैसिव होता है, क्या होता है, क्यों होता है, ये सारी बातें। बी यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं। अब इसके साथ एक बात और बचती है कि क्या ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है यदि हमें पैसिव वॉइस बनानी हो तो? इज़ इट कंपल्सरी टू हैव एन ऑब्जेक्ट? हाँ, इट इज़ कंपल्सरी। लेकिन ये कहना बड़ा विचित्र है। विचित्र इसलिए है क्योंकि यदि हम पैसिव वॉइस जानते हैं कि हम बनाते क्यों हैं, तो पैसिव वॉइस बनाई तब जाती है जब हम कोई ऐसा काम कह रहे हो जिसे करने वाला कोई और हो और जिसका प्रभाव करने वाले के अलावा, ऐसा कोई काम नहीं होता है, ऐसा कोई एक्शन नहीं है जिसका प्रभाव उसे करने वाले पर न पड़े। लेकिन ऐसे काम हो सकते हैं कि जिसका प्रभाव करने वाले पर ही पड़े या करने वाले के अलावा किसी और पर भी पड़े। अगर किसी और पर पड़ेगा तभी तो हम दूसरे के नज़रिए से अपनी बात कहेंगे, अदरवाइज कैसे कहेंगे? तो जो चीज़ें प्रभावित होती हैं वही ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। तो इसका बहुत सीधा सा एक फंडा है कि हम केवल उन्हीं वर्ब्स की पैसिव वॉइस बना सकते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या यूँ कहें कि जितनी ट्रांजिटिव वर्ब्स है इन्हीं की पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। एज फार एज ओनली ट्रांसफॉर्मिंग स्किल इज कंसर्न्ड, कि क्या आप ऐसी वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, यानी इंट्रांजिटिव एक्शंस, उन को कहने के लिए जिन वर्ब्स को यूज़ किया गया, जिन वर्ड्स को यूज़ किया गया, क्या उन्हें पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है सुगर टेस्ट स्वीट। स्वीट इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसका नेचर बताया जा रहा है एडजेक्टिव की तरह से। इसके अंदर ये खासियत है, शुगर की ये खासियत है, इसका टेस्ट मीठा होता है। ये चीनी मीठी होती है, मीठा स्वाद देती है। तो अब स्किल की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं, शुगर टेस्ट स्वीट व्हेन इट इज tasted. Is be tasted third form, be plus third form, और be plus third form क्या है? पैसिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। हाँ, पैसिव वॉइस बन सकता है। द सॉन्ग sounds melodious. The song sounds melodious. गीत मधुर लगता है। तो the song sounds melodious when it is listened to. When it is listened to, यही चीज़ यहाँ पर ले आई जाएगी और आप इसका आगे इस तरह से is be listen थर्ड फॉर्म, बी प्लस थर्ड फॉर्म। और बी प्लस थर्ड फॉर्म क्या होती है? पैसिव फॉर्म होती है। ये बनकर पैसिव वॉइस। एक तो ये बात जिक्र करनी थी, और एक ये जानना था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स अगर एक से ज़्यादा हो जाएं तो, जैसे मैंने लिखा कि ही बीट्स हिम, ही बीट्स हिम, वो उसे मारता है। सो हिम क्या हुआ, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। ही
बीट्स फॉर्म इस पर आ जाएगी बी पर, और ये चला जाएगा थर्ड फॉर्म में। बीट्स की फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म, तो बी आएगा फर्स्ट फॉर्म का इस ही के साथ इस आएगा। बीट, अब ये एस इससे गायब हो गया, अब ये बचा है केवल बीट, और वो भी केवल बेयर इन्फिनिटिव। अब इस बेयर इन्फिनिटिव को जो हमें बचा हुआ मिल रखा है, इसकी फॉर्म इससे गायब हो गई, अब इसे हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। बी प्लस थर्ड फॉर्म, हमें फर्स्ट फॉर्म मिली थी, इसको बी थर्ड में कन्वर्ट कर दिया। इसको यहां पर एजेंट की तरह से लिख देंगे, he is beaten by him। एजेंट्स को बाय से लिखा जाता है प्रीपोजिशन, हो गया। अब दो ऑब्जेक्ट्स, he gave me a pen, me a pen, दो ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें, एक मी है और एक ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसे कहते क्यों हैं? ये क्या है और ये क्या है? इसे इनडायरेक्ट कहते हैं, आपको भी पता है, हमको भी पता है। ये इनडायरेक्ट है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। बट व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड इट इज इनडायरेक्ट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे कारण ये है कि ही गेव अ पेन। गेव फंक्शन है, ये वर्ब है, और वर्ब में हमें कहना क्या होता है? एक्शन। एक्शन के अंदर हम तीन चीजें कहते हैं, इसका नाम कहते हैं, इसकी स्टेट कहते हैं, और इसका टाइम कहते हैं। इसमें से इसे कहना ही कहना है, ये दो ऑप्शनल हैं। यदि स्टेट कहेंगे तो टाइम नहीं कह पाएंगे, यदि टाइम कहेंगे तो स्टेट नहीं कह पाएंगे। तो दो चीजें होंगी। वर्ब में जो वर्ड लिखा जाता है, इसमें एक्शन का नाम होता है, एक्शन की स्टेट होती है, और एक्शन का टाइम होता है। यहां पर क्या है? स्टेट इंडेफिनिट है, इसलिए इसमें नेम और टाइम दो चीजें कही गई। तो टाइम को हम जिसमें रखते हैं ये कहलाती है फॉर्म, और ये क्या होता है? ये बेस होता है। बेस में फॉर्म ऐड कर दी जाती है, तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ फॉर्म्स बन जाती है। ये होता है, फर्स्ट और सेकंड बनती है टाइम ऐड करने से, और अगर आप स्टेट और नाम को ऐड कर दें तो ये थर्ड और फोर्थ, ये दो फॉर्म्स बन जाती है। टाइम ऐड करेंगे तो ये दो फॉर्म्स बनेंगे, फर्स्ट और सेकंड। इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट और सेकंड फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब आर और इज, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज finite, always finite, and we can use only one finite verb in a frame, in a predicate. Two finite verbs cannot be there in a single predicate. If we want to say something about someone, then what we say is called predicate, and whatever we are saying should be said by using one finite verb, because we can say time only once. There is no need to say time again and again. राम कानपुर जाता था कहने की कोई जरूरत नहीं है। राम कानपुर जाता था, that's all. एक ही बार में टाइम कहते हैं, इसलिए हम फिनाइट वर्ब सिर्फ एक रखते हैं किसी भी फ्रेम में। दो बार फिनाइट वर्ब यूज नहीं की जाती। ये मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आप डू डस के साथ, डिड के साथ, विल शैल के साथ आप कहते हो कि आप फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। नो माय डियर, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम क्या यूज करते हैं? आई हैव टोल्ड यू, बेस फॉर्म। इसे बेस फॉर्म कहते हैं। सो कम ऑन टू द टॉपिक। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हम क्या करेंगे? हमें करना क्या था? हमें ऑब्जेक्ट जो था उसके नजरिए से अपनी बात कहनी थी। पैसिव का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के नजरिए से, या जो एक्टिव नहीं है, जिस पर किसी के किए गए काम का प्रभाव पड़ रहा है, उसके नजरिए से अपनी बात कहना, उसको प्रधान मानना, उसको हेड मानना, उसको चीफ मान के, उसको सब्जेक्ट बना के अपनी बात कहना। तो दो चीजें हैं हमारे पास जिनके बारे में, जिन पर असर पड़ रहा है, एक मी और एक ये। पेन पर असर पड़ रहा है। गेव एक ऐसी क्रिया है जिसका उद्देश्य, जिसका लक्ष्य पेन को देना है। देना क्रिया सिर्फ पेन के लिए की गई। किसको दिया गया ये दीगर बात है। आप इसको यहां रख सकते हो, लेकिन इसको इसके साथ रखोगे तो ये बीच में प्रीपोजिशन नहीं लेगा। अगर इसे आप यहां पर रख दोगे, इसको यहां से उठा के लिख सकते हैं, ही गेव अ पेन टू मी।
ठीक है, लेकिन ही गेव मी अ पेन, तो ये टू अ पेन नहीं होगा, यहां पर आप कोई प्रीपोजिशन नहीं रख सकते। इसमें यहां पर प्रीपोजिशन हटा देते हैं इसलिए क्योंकि ये वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को गवर्न करती है और ये ऑटोमेटिकली गवर्न होता है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट कहते हैं और ये डायरेक्ट है, ये प्रत्यक्ष है, इसको सीधे वर्ब गवर्न करती है। अन्वित करती है, इसको हिंदी में कहते हैं अन्वित करना। तो क्रिया का अन्वय उसके ऑब्जेक्ट्स के साथ, उसके सब्जेक्ट के साथ, दोनों के साथ मैच होना है, मैच होता है। ऑब्जेक्ट्स इसके साथ लिखे जाते हैं बिना किसी प्रीपोजिशन के। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लिखा जाएगा तो ये बिना प्रीपोजिशन का लिखा जाएगा, क्योंकि वो इसको गवर्न कर सकती है, ये ऑटोमेटिकली गवर्न है। एक ड्राइवर है, एक पीछे बैठा हुआ है, बीच में कोई चीज अगर रख दी गई तो उसे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उस चीज को पीछे रखा जाएगा तो उसको बांधना पड़ेगा, ये बांधने वाली चीज है। वो पट्टी जो हम लोग यूज करते हैं रबड़ की बांधने के लिए सामान को, पीछे पूरी बांधनी है तो आपको वो पट्टी यूज करके बांधनी पड़ेगी। पीछे आपने किसी को बिठा दिया, आप चलाने वाले हैं, दोनों के बीच में अगर वो सामान रख दिया गया तो पट्टी की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक दैट, इसको याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। इधर रखेंगे तो आपको टू लगाना पड़ेगा। ये डायरेक्ट है क्यों है मैंने बताया, ये इनडायरेक्ट है क्यों है मैंने बताया। अब इसमें से किसी को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हो। अ पेन, अब ही की जगह आ गया अ पेन। अब गेव को हमें लिखना है, गेव के साथ कोई ऑक्सिलरी है नहीं चूंकि ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्म आ जाए, इसमें लिखा गया ही गेव मी अ पेन। गेव सेकंड फॉर्म है, इसकी फॉर्म आएगी बी पर और ये जाएगा थर्ड फॉर्म में। इसकी फॉर्म निकाल लेंगे, बदल जाएगा बेस में। इसकी फॉर्म है सेकंड फॉर्म का अ पेन के साथ आप यूज करेंगे, आपको वॉज यूज करना पड़ेगा। और गिव का सेकंड फॉर्म गिव होता है और थर्ड फॉर्म गिवन होता है। अ पेन वॉज गिवन, ही गेव मी अ पेन, तो अ पेन वॉज गिवन to me by him। अब मैं यहां पर आपसे कहना चाहता था, यहां पर हमने प्रीपोजिशन नहीं लगाया था, लेकिन यहां पर प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। यहां पर मी ऐसे ही लिखा हुआ है, यहां टू के साथ लिखा जाएगा। इसकी वजह यह है कि ये इनडायरेक्ट है, इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर होता तो ये गवर्न माना जाता और गिवन मी अ पेन लिख दिया जाता। अब अ पेन को आपने इधर ले लिया था, अब की बार आई को ले लीजिए। दोनों ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना करके सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आई, अब गिव ही की जगह पर आ गया आई, इसमें अ पेन आया और इसमें आ गया आई। अब इस आई के बाद आपको गिव लिखना है, लेकिन लिख नहीं सकते क्योंकि ये डायरेक्ट है, तो इसको बी प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसकी बी फॉर्म इस पर आएगी और ये जाएगा थर्ड फॉर्म में गिव। इसकी बी फॉर्म गिव की सेकंड फॉर्म आई के साथ भी वॉज होगा, आई वॉज। अब गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। क्या, अ पेन। इसके साथ यहां पर प्रीपोजिशन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम। ये तो दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो गई, इनको कैसे पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है, दोनों को ही कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद एक बात आती है और कि they made him captain, उन्होंने उसे कैप्टन बना दिया। अब यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, एक्शन है जो कहा गया है। किसके लिए किया गया है ये एक्शन, हिम के लिए। बनाया किसको गया है, उसको। तो यहां पर हिम ऑब्जेक्ट है, इस क्रिया का ऑब्जेक्ट ये है। देना क्रिया का ऑब्जेक्ट ये था। देना क्या, पेन। पेन मेन चीज है, किसको दिया, दीगर बात है। यहां पर मेड माने बनाया, क्या बनाया, दीगर बात है, किसको बनाया, ये मेन बात है। तो हिम इसका मेन ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहां पर प्रीपोजिशन नहीं आएगा और यहां पर आपने मी लगाया है तो यहां पर आपको यूज करना पड़ा, ये आपको जानना होगा। अब इसमें कैप्टन जो है ये है क्या, ये वर्ड कोई नई नाउन तो है लेकिन किसी और के बारे में कुछ नहीं है। ये इसी का एक्सप्लेनेशन है कि उसको बनाया, कैप्टन बनाया। ये शब्द और ये शब्द दोनों कोई अंतर नहीं रखते, चाहिए कह लीजिए चाहे ये कह लीजिए, ये इसका ही क्वालिफिकेशन है। तो ये
जब क्वालिफाई करते हैं हम किसी नाउन को किसी दूसरी नाउन से, तो वो आमतौर से एक नया वर्ड यूज किया जाता है जिसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहा जाता है, जो अर्थ को पूरा करने का काम करता है। जैसे मैंने लिखा ही इज अ बॉय, इस क्या है? मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। इससे किसी काम का होना पता चलता है? बिल्कुल नहीं पता चलता। तो एक डेफिनेशन जो आप वर्ब की समझते हैं कि वर्ब इज नथिंग बट एक्शंस, यू आर रॉन्ग। हमेशा वर्ब एक्शन नहीं। क्या ये वर्ब नहीं है? है। लेकिन क्या ये इसमें कोई एक्शन हो रहा है? नहीं। कभी आप पढ़ते हो एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स आर वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स, डूइंग वर्ड्स आर वर्ब्स? नो, दिस इज नॉट सच. What is such? Such is a verb in this sentence. Which verb is this? This is linking verb. Linking verbs are called words of incomplete predication. Why? क्योंकि इनके साथ हमें प्रेडिकेशन करने के लिए, कुछ कहने के लिए किसी दूसरे शब्द की जरूरत पड़ती है, और इन लिंकिंग वर्ब्स अपने साथ रखती हैं। उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब ऑब्जेक्ट के मीनिंग को क्वालिफाई करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब सब्जेक्ट के मीनिंग को क्वालिफाई करे। ये अ बॉय किसके लिए लिखा गया है? इसके लिए लिखा गया है। क्योंकि ये ही को क्वालिफाई करता है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट ही का कहलाएगा। ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, अगर आप इसको हटा देंगे तो ये सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा, बात अधूरी। प्रेडिकेशन, प्रेडिकेट यहां से शुरू होता है। ये जहां भी फिनाइट वर्ब आए, यहां से प्रेडिकेट शुरू होता है। तो इसके बाद अगर आप इसको हटा लीजिएगा तो इसका मीनिंग खत्म हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इनकम्प्लीट मीनिंग है। जैसे ही स्लेप्ट, अब यहां पर भी मैंने वर्ब ही लिखी है लेकिन इसका मीनिंग कंप्लीट है। यहां पर भी वर्ब ही लिखी है लेकिन मीनिंग इनकम्प्लीट है। ट्रांजिटिव वर्ब लिखी जाती है तो कई बार ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ही बन करके यूज हो जाती है। ही एट, फॉर एग्जाम्पल, ही एट, ये इंट्रांजिटिव है। और अगर इसके साथ हमने लिख दिया ही एट फूड, तो ये एट इंट्रांजिटिव नहीं है, अब ये ट्रांजिटिव हो गई। तो वर्ब कोई ट्रांजिटिव होगी या इंट्रांजिटिव होगी, वर्ब का नेचर नहीं हो सकता। किसी सेंटेंस में उसे किस तरह से यूज किया गया है, ये इस बात पर निर्भर करता है। कोई वर्ब किसी खास फ्रेम में ढली हुई नहीं होती। यहां पर इस, यहां पर लिंकिंग वर्ब है। ये लिंकिंग वर्ब होती क्या है? लिंकिंग वर्ब इज अ काइंड ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब का काइंड है। अब तो मेन वर्ब है लेकिन ये ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव नहीं है, ये लिंकिंग है। क्यों? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव एक्शन होते हैं, जिन्हें हम ट्रांजिटिव को कहते हैं सकर्मक और उसे कहते हैं अकर्मक। मतलब एक क्रिया ऐसी जो ट्रांजिट ओवर होकर के अपने इंपैक्ट को किसी दूसरे नाउन पर भी डालती है, और एक क्रिया ऐसी जिसका इंपैक्ट केवल उसके डूअर तक रहता है। तो जो केवल डूअर तक रहता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, और जिनमें इंपैक्ट डूअर से आगे जाकर ट्रांजिट ओवर होकर किसी दूसरे एग्जिस्टेंस पर पड़ता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वो ऑब्जेक्ट लेती है। अब जैसे यहां पर ही गेव, इसके बाद हम मी हटा दें या अप एंड हटा दें तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। ही गेव, उसने दिया क्या, तो आपको बताना पड़ेगा। ये ट्रांजिटिव, कुछ नेचर वर्ब्स हैं जो पक्की ट्रांजिटिव होती हैं, कुछ पक्की इंट्रांजिटिव। अब स्लीपिंग है, स्लीपिंग ये कभी भी ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। रनिंग कभी भी ट्रांजिटिव, ये दूसरे पर असर नहीं डाल सकते। कॉमन सेंस की बात है। ऐसी क्रियाएं जिनका असर दूसरे पर पड़ सके, जिसमें कोई दूसरी नाउन शामिल हो सके, उसे ट्रांजिटिव कहेंगे। जिसमें शामिल नहीं हो सकती, आप जाएंगे, असर किस पर पड़ेगा? किसी पर नहीं पड़ेगा। आप खाएंगे, असर किस पर पड़ेगा? आप पर पड़ेगा, लेकिन साथ साथ खाना भी खत्म हो जाएगा। तो खाने को अगर बताया गया है तो वो ट्रांजिटिव है, केवल खाना कहा गया तो वो इंट्रांजिटिव है। स्लीपिंग, अम्यूजमेंट, ये सारे काम ऐसे हैं, गोइंग, कमिंग, जिन पर किसी दूसरे पर जिनका प्रभाव नहीं पड़ सकता, ये सभी इंट्रांजिटिव बाय नेचर इंट्रांजिटिव हैं। तो मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट लेती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां पर कैप्टन क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ही को आप इधर ले आओगे लेकिन मेड के बाद कैप्टन ही रह जाएगा। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही वॉज मेड कैप्टन, सिर्फ इतना। अब बाय देम
कोई जरूरत नहीं, मैंने कल कहा था आपसे इसको लिखने की। यहाँ पर ही वॉज मेड कैप्टन, उसे कैप्टन बनाया गया। लोगों ने ही बनाया होगा, उन्होंने ही बनाया होगा, जिनका वो कैप्टन है, सीधी सी बात है, वही बनाते हैं। तो ही वॉज मेड कैप्टन। अब वॉज और मेड क्या हो गई, बी प्लस थर्ड फॉर्म। एजेंट गायब है, इसमें एजेंट नहीं है, हमने हटाया है। आप लगाना चाहें बाय टर्म लगा दें, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, वो मीनिंगलेस है, इसलिए हमने उसे हटा दिया। गायब बाय नेचर नहीं है बट यहां पर हमने हटा रखा है उसको। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इस बात को, और लिखते हैं अमूमन ऐसे ही हम लिखते हैं, बाय के साथ देम लगाया नहीं जाता। आई थिंक ये दो सेंटेंस और एक सेंटेंस में एक कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट, इनमें दो ऑब्जेक्ट्स, उनको कैसे बनाया जाएगा, ये सारी चीज़ें इतनी क्लियर हो गई। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में फिर आपके साथ शेयर करूंगा वॉइस। एक बार और थोड़ा सा और है इसमें जो मुझे आप तक आपके साथ शेयर करना है, थोड़ा सा और लेके आऊंगा वॉइस के लिए अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।